तो आज के लेक्चर में हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ये फोर्स का ही पार्ट होता है बट हमने इसे अलग चैप्टर के रूप में ले रहे हैं। तो फ्रिक्शन जो है दो सॉलिड के बीच में भी लग सकता है, दो फ्लूइड के बीच लग सकता है, एक फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में भी लग सकता है और सॉलिड और फ्लूइड के बीच में भी लग सकता है। इस चैप्टर में अभी हम फ्रिक्शन केवल सॉलिड के बीच में पढ़ रहे हैं। जब हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्कस फोर्स पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। यदि दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में हैं और एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लिप करने की कोशिश करती है तो उन दोनों बॉडी के बीच फ्रिक्शन लगेगा। यदि उन दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच में स्लिपिंग होगी, एक सरफेस दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा, तो ऐसे फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेंगे। और यदि बॉडी एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा होगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। सो फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कंटैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन कंटैक्ट। ये दो बॉडीज आपस में कंटैक्ट में हैं तो उनके बीच में जो कंटैक्ट लगने वाला फोर्स है उसका एक कंपोनेंट है ना। कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है? यदि हम कंटैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट लेंगे तो एक कंटैक्ट सरफेस के पैरेलल आएगा और एक परपेंडिकुलर आएगा। ये अभी मैं सब डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन कहलाता है। दीज फोर्सेज आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो भाई फ्रिक्शन का नेचर क्या है? ये फोर्स के यूनिफिकेशन में मैंने आपको समझाया था कि हम फोर्स को जो है चार बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, एक ग्रेविटेशनल हो गया और दो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। फ्रिक्शन कैन ऑपरेट बिटवीन पेयर ऑफ सॉलिड्स, बिटवीन अ सॉलिड एंड अ फ्लूइड और बिटवीन अ पेयर ऑफ फ्लूइड्स। फ्रिक्शन किन्हीं के बीच में भी हो सकता है। फ्लूइड वाली बातें अभी नहीं पढ़ रहे हैं। फ्लूइड पढ़ते समय तो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। फ्लूइड का मतलब है लिक्विड या गैस। तो फ्लूइड के बीच में, लेयर्स के बीच में, एक फ्लूइड और दूसरे फ्लूइड के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज विस्कस फोर्स। अभी हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। जैसे हम एयर फ्रिक्शन पढ़ते हैं या और लेंगे तो जैसे मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और उसका ट्रेजेक्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। सो विदाउट एयर फ्रिक्शन, विद एयर फ्रिक्शन, यदि हमें इस तरह की चीज़ें लेना है तो जब कोई फ्लूइड जो है बॉडी पर फोर्स लगाएगी तो इस तरह के फोर्स को हम विस्कस फोर्स नाम रख सकते हैं। अब यह है कि व्हेन टू बॉडीज स्लिप ओवर ईच अदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक। यदि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन काइनेटिक कहलाएगा और स्लाइड नहीं कर रही है तो स्टैटिक कहलाएगा। सो व्हेन बॉडीज डू नॉट स्लिप ओवर ईच अदर बट हैव अ टेंडेंसी टू डू सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइड नहीं कर रही है लेकिन स्लाइड करने की टेंडेंसी होना जरूरी है। यदि टेंडेंसी नहीं हो रही है तो वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अभी मैं सब समझाऊंगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। सेल्फ एडजस्टिंग होने के लिए उसकी वैल्यू जीरो से लेकर मैक्सिमम तक कहीं भी वेरी कर सकती है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पर फिर लास्ट में मैंने लिख दिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो बेसिक हो गया फ्रिक्शन के बारे में। अब मैं आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ। सो हम फ्रिक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक या इसी को स्लाइडिंग लिख देते हैं लोग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो पहला अपने को पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया कि when there is no relative motion, between contact surfaces, then the friction is called static friction. Value of static friction is equal to force parallel to contact surface.
जो कंटैक्ट सरफेस है उसके पैरेलल जो फोर्स होगा उसके इक्वल होगी। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, जो उनके बीच में नॉर्मल रहेगा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ एल लिखूंगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। सो एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, जहाँ पर म्यू एस एक कांस्टेंट है, म्यू वन कांस्टेंट है जो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। हो गया। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी रख दिया, हमने इसमें कोई फोर्स नहीं लगाया। सो अभी इस पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब कोई फोर्स नहीं लग रहा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी बॉडी को, ये सेम बॉडी है, मैं इस बॉडी पर फोर्स लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स, तो बॉडी आगे स्लिप करना चाहेगी, अभी स्लिप नहीं कर रही है, तो इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, ये स्मॉल एफ से लिख देता हूँ और वो कैपिटल एफ है। सो बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये मैं लिख दिया कि ये जो बॉडी है वो किस में है, रेस्ट में, मतलब स्लाइड नहीं कर रही। सो बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, देन एफ विल बी इज इक्वल टू एफ। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गया। आप फोर्स 0 कर देंगे तो एंड दिस फोर्स इज पैरेलल टू दिस सरफेस, ये है। अब यदि मैं अपने फोर्स को बढ़ाता चला जाता हूँ, तो फोर्स बढ़ाता चला जाऊँगा तो ये भी फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। आप इसको बढ़ा दीजिए, ये इंक्रीज़ कर दिया, एफ की वैल्यू को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, ये भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी, तो ये एफ एल हो गया। जस्ट अबाउट टू स्लाइड, बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। थोड़ा सा भी आप फोर्स ज़्यादा लगा देंगे तो बॉडी क्या करेगी, स्लाइड कर जाएगी। सो यहाँ पर जो एफ एल है वो इसी एफ के इक्वल होगा, बट दैट विल बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एंड एन क्या चीज़ है, एन इज दिस नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है ये होगा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था ये म्यू इंटू एन के इक्वल नहीं होगा, केवल कौन सा होगा, लिमिटिंग वैल्यू। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन is the maximum value of static friction, अब कंडीशन क्या हुई, इफ F मतलब अप्लाइड फोर्स लेस देन आर इक्वल टू FL कम है, देन बॉडी does not slide, on the surface। तो सरफेस पे स्लाइड नहीं करेगी यदि हमारा वेयर एफ क्या चीज़ है, अप्लाइड फोर्स। इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ एल, देन बॉडी स्लाइड्स ऑन द सरफेस, and force of friction is the kinetic friction, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कौन सा होता है, काइनेटिक होता है। यदि बॉडी स्लाइड कर रही होगी तो वहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। जैसे ये मैंने ये सरफेस मान लिया, ये मेरा सरफेस है और मैंने इसमें एक बॉडी रख दी, बॉडी इधर वी वेलोसिटी से जा रही है,
तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ इधर फ्रिक्शन लगेगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा Fk। बॉडी इधर जा रही है ना, बॉडी स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, तो जो Fk होगा वो म्यू के इंटू एन के इक्वल होगा, म्यू के इंटू एन। और म्यू के क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। यूजुअली म्यू एस म्यू के से ज़्यादा होता है, सो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यूजुअली म्यू एस इज़ ग्रेटर दैन म्यू के, बट आप कभी जो है बराबर भी ले सकते हैं, ये होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरे पास एक बॉडी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ये कभी ये फ्री हैंड ड्राइंग जो है अपने को गड़बड़ बन जाए तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैं इस बॉडी को रख लेता हूँ। हाँ, तो जैसे मान लिया मैंने कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैंने ये बॉडी रख दी। इस बॉडी पर इधर की तरफ मैंने एक फोर्स लगा दिया F। तो जैसे जैसे फोर्स मैं बढ़ाऊंगा, इसमें जो इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है वो बढ़ेगा। फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल होगा। ये क्या हो गया? स्मॉल से फ्रिक्शन हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसका डायग्राम बनाना चाहता हूँ, है ना। सो यहाँ की तरफ तो मैं फ्रिक्शन लिखूँगा और ये फोर्स मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। सो कुछ देर तक तो जैसे फोर्स 0 था तो ये भी 0 होगा, से बढ़ता रहेगा और इक्वल होगा उसके। सो एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 का। फिर यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो FL की हो गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर ये सडनली वैल्यू कम होगी, आप जैसे फोर्स बढ़ाएंगे कम हो गया, फिर इधर चला जाएगा। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है इधर वाला, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है Fk। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस दैन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो Fk है काइनेटिक, दैट इज लेस दैन लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज म्यू एस इज ग्रेटर दैन म्यू के या म्यू के लेस दैन म्यू। तो इस तरह का एक यहाँ पर हम पाएगा। और फिर ये इधर, अब बॉडी की आप जब फोर्स बढ़ाते जाएंगे बॉडी इधर एक्सेलरेटेड होगी। सो ये बॉडी की एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ तक बॉडी रेस्ट में थी, उसका कोई एक्सेलेशन नहीं था, यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में। सो हम जैसे जैसे अपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, और जब तक बॉडी मोशन में नहीं करेगी तो मैंने आपको बताया था कि F जो है FL के इक्वल होगा। सो कंडीशन क्या हो गई कि इफ़ अप्लाइड फोर्स F इज लेस दैन और इक्वल टू FL, देन जो फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है और एक्सेलेरेशन बॉडी का 0 है। अगली क्या कंडीशन है कि इफ़ अप्लाइड फोर्स को मैं कैपिटल F से लिख रहा हूँ, इफ़ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन FL, देन फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ये होगा। और बॉडी का एक्सेलेरेशन कितना होगा ये हम आराम से बता सकते हैं। सो कितना एक्सेलेरेशन होगा ये कैसे बताएंगे? ये बॉडी चल रही है, यहाँ पर ये मैंने बॉडी बनाई है जिसका मास कितना है m, इधर की तरफ मैंने फोर्स F लगाया है, बैक डायरेक्शन में यहाँ चूँकि बॉडी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है और एक्सेलेरेशन ये है। सो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा? टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो इधर F लग रहा है, इधर Fk लग रहा है। सो F माइनस Fk, दिस इज द टोटल फोर्स, इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलेरेशन। सो देयरफॉर एक्सेलेरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल फोर्स F माइनस Fk डिवाइड बाय m, या Fk की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ऐसे एक्सेलेरेशन आएगा। तो ये एक्सेलेरेशन तभी आएगा जब F किससे ज़्यादा हो? FL से ज़्यादा हो। तो पहले चेक कर लेंगे फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन लगाने के पहले बॉडी स्लाइड कर रही है या नहीं कर रही है, हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होगा। और अपने को म्यू एस म्यू के दिया रहेगा, कभी कभी म्यू एस म्यू के की वैल्यू कम दे सकता है या ज़्यादा दे सकता है, ये अपने को पता रहेगा, सरफेस टू सरफेस डिपेंड करेगा। बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक कांस्टेंट है जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है उनके नेचर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं अभी हम, दिस इज क्वेश्चन 1।
सो क्वेश्चन एक लगा के देखते हैं कि हमारे पास यहाँ ये सब हॉरिजेंटल सरफेस है, अभी हम हॉरिजेंटल सरफेस पर ही पढ़ रहे हैं। ये है एक बॉडी जिसका मास 2 kg है, इस पर मैंने इधर की तरफ एक फोर्स लगा दिया है 5 न्यूटन का। म्यू एस 0.5 दिया है, म्यू के 0.4 दिया है। ठीक है, सो फाइंड फर्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आप उन दोनों सरफेस के बीच की एक प्रॉपर्टी समझिए, एक एक लगा सकते हैं। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल किसके इक्वल होगा, म्यू एस इंटू एन के इक्वल होगा। सो लेट अस ड्रॉ एफ बी डी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी है जिस पे इधर की तरफ फोर्स एफ है, नीचे की तरफ इसका एम जी लगेगा, ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल लगेगा और इस डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शन एफ लगेगा। सो म्यू एस कितना है 0.5। बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा, तो नॉर्मल किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा। सो म्यू एस और नॉर्मल एम जी है। नॉर्मल क्योंकि नीचे ऊपर इधर की तरफ मोशन नहीं हो रहा, तो नॉर्मल एम जी के इक्वल होगा। सो म्यू एस और एम की वैल्यू 2 और जी अभी हम 10 ही ले रहे हैं। सो आप इसको जब लेंगे सो ये कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन है। सो 10 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, इज बॉडी स्लाइडिंग ऑन सरफेस, इज बॉडी स्लाइडिंग ऑन सरफेस। सो आसानी से आंसर दे सकते हैं, स्लाइड कर रही है नहीं कर रही इस पर देखेंगे। सो सबसे पहले आप देखिए अप्लाइड फोर्स। सो अप्लाइड फोर्स कितना है ये अपने को देखना पड़ेगा। सो अप्लाइड फोर्स है कितना अप्लाई किया है 5 न्यूटन का। फिर आप देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को दोनों सरफेस की प्रॉपर्टी समझिए आप, ये 10 न्यूटन का है। सो हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इसका मतलब बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। सिंस एफ इज लेस देन एफ एल देन बॉडी does not slide on the surface। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि बॉडी इज एट रेस्ट, सरफेस पे रेस्ट पे, समझ रहे हैं। सो ये हो गया। सो मैंने आपसे पहले क्या निकलवाया, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए, हॉरिजेंटल फोर्स लगाया, हॉरिजेंटल सरफेस है, म्यू एस और म्यू के दिया हुआ है। ठीक हो गया। थर्ड, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉडी। सो चूंकि बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, सो एफ जो है अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। तो सिंस बॉडी डज नॉट स्लाइड, देयरफॉर एफ जो है फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सो एफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स कितना है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन का फोर्स। बस ये 3 चीज़ें पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर है हमने इतना फोर्स लगाया, बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, तो जो फ्रिक्शन इज बॉडी स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, तो आंसर था कि बॉडी स्लाइड नहीं कर रही, नो बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस। व्हाई द बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, because the applied force is less than the limiting friction. And what is the limiting friction? Limiting friction is the maximum value of the static friction acting between those surface. Limiting friction is the limit. So आपको उसको उन दो सरफेस की करेक्टरिस्टिक लेके समझना है। आप ये मत मानिए कि फ्रिक्शन है, आप ये मानिए कि वो एक करेक्टरिस्टिक फोर्स है। यदि हमारा अप्लाइड फोर्स उस करेक्टरिस्टिक फोर्स से ज़्यादा है तो उसमें जो है फ्रिक्शन लगेगा। यदि हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, और अप्लाइड जो फ्रिक्शन होगा, सरफेस जो अप्लाई करेगा फ्रिक्शन, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो ऐसे हम सिंपल क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि हमारे पास ये एक सरफेस है और यहाँ एक ये है 2 kg की एक बॉडी है
और मैंने यहाँ पर जो है 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। म्यूएस 0.5, म्यू के 0.4। तो फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट लगाएंगे हम, फाइंड फ्रिक्शन ऑन दी बॉडी। फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पर कितना लग रहा है, ठीक है। सो FVD बना लिया जाए बॉडी का। यहाँ इधर की तरफ mg लगेगा, ये नॉर्मल, ये F, और इधर ये फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन है ये देखेंगे अभी, है ना। सो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, m2 g10, मैं g की वैल्यू 10 ले रहा हूँ। सो 20 न्यूटन का तो नॉर्मल है। अब सबसे पहले आप FL निकालिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन FL इज इक्वल टू म्यूएस इंटू n। सो म्यूएस है कितना, 0.5, और n की वैल्यू 20। सो ये कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। सो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है या कम है देखना होगा। सो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ अप्लाइड फोर्स। एकदम सिस्टमेटिक लिखिए, जिससे धीरे धीरे अपने को पूरा समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। अप्लाइड फोर्स देख लिया, अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल है, 20 न्यूटन के। तो सिंस अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन FL, therefore body is sliding on the surface। सो बॉडी जो है सरफेस पे क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। जब स्लाइड कर रही है तो जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। सो देयरफॉर फ्रिक्शन इज काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, देयरफॉर फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। पूरा लिख देता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सो Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। सो म्यू के दिया है 0.4, आप देख सकते हैं यहाँ म्यू के इज 0.4। सो म्यू के इज 0.4। नॉर्मल मैंने आपको पहले कैलकुलेट करा दिया है, नॉर्मल इज 20 न्यूटन। सो 20 हो गया। सो कितना हो गया, 8 न्यूटन का फोर्स लगा। सो फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लग रहा है बॉडी पर कितना, 8 न्यूटन का। तो यही हो गया फाइंड फ्रिक्शन ऑन दी बॉडी। तो फ्रिक्शन कौन सा है ये देखा, तो ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा कभी फ्रिक्शन। सबसे पहले FL निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि जो FL है ये जो इधर, वो अप्लाइड फोर्स से क्या रिलेशन है, कम है ज़्यादा है। तो यदि हमारा अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा होगा तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी, ये आगे स्लिप कर जाएगी। स्लिप करेगी उस सरफेस पर, तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो Fk की मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब मुझको इसमें लगाना है फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो उस बॉडी का हमें एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं FVD बनाता हूँ। सो ये मेरी बॉडी थी, नॉर्मल तो निकाल ही लिया है, तो अब नहीं बना रहे हैं। इधर की तरफ आपने फोर्स लगाया है, इधर की तरफ आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, इधर ही वो एक्सेलरेट होगी तो एक्सेलरेशन हो गया। सो टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के। सो F माइनस Fk, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F अपने को पता है कितना है, F इज 20 न्यूटन। सो ये मैंने 20 लगा दिया। Fk पता है कितना आया है, 8, 20 माइनस 8, m is 2 and acceleration is a. 20 minus 8 is equal to 12 is equal to 2a. So therefore a is equal to 6 meter per second square. So body will move at 6 meter per second square. So ऐसे आप बता सकते हैं। तो जैसे ऐसे आप फोर्स इसको
लगाए तो बॉडी तुरंत जो है चल जाएगी। तो ये निकाल लिया हमने। सो हम ऐसे बहुत आसानी से फ्रिक्शन की क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये एक एडिशनल फोर्स है जो कॉन्टैक्ट सरफेस की पैरेलल लगेगा। वो स्टैटिक भी हो सकता है और काइनेटिक भी हो सकता है। बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक होगा ऐसा नहीं है। बॉडी को स्लाइड करना ज़रूरी है। जैसे आप मान लेते हैं कि कोई ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के ऊपर एक बॉडी को रख दिया। अब आपसे पूछे कि भाई उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, तो यदि बॉडी ट्रेन के सरफेस पे स्लाइड कर रही होगी तो काइनेटिक, और यदि बॉडी स्लाइड नहीं कर रही होगी ट्रेन के सरफेस पे तो काइनेटिक। भले ग्राउंड से देखने पर बॉडी आपको चलती हुई दिखाई दे। तो बॉडी के मोशन से मतलब नहीं है। बॉडी मोशन में रहने के बाद भी सरफेस पे स्लाइड नहीं कर सकती है। तो यदि स्लाइड नहीं की तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी। वो डिपेंड करेगा आपके अप्लाइड फोर्स पर, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है, जिसका फार्मूला होगा μs इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन का हमेशा फार्मूला μk इंटू एन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका फार्मूला होगा μs इंटू एन। एन कितना होगा ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, हमें कैलकुलेट करके हमेशा निकालना होगा। एक क्वेश्चन और है छोटा सा। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये एक बॉडी है 2 kg की। इस पर मैंने एक वेरिएबल फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 2t वेयर t इज द टाइम। μs आई एम टेकिंग टू बी 0.5 एंड μk इट इज 0.4। सो पहला है फाइंड द टाइम at which body starts sliding on this surface। so surface पर बॉडी किस टाइम पे स्लाइड करेगी ये टाइम बताना है। सो बॉडी कब स्लाइड करेगी, जब FFL के इक्वल होगा। सबसे पहला काम हमेशा करेंगे FPD बनाने का है ना। इधर की तरफ F, पीछे लगने वाला फ्रिक्शन F हो गया। स्लाइडिंग के लिए मैं लगा लेता हूँ है ना। नीचे की तरफ mg, ऊपर लग गया नॉर्मल, ये फ्रिक्शन है ना। सो नॉर्मल mg के इक्वल होगा क्योंकि नीचे ऊपर कोई मोशन नहीं हो रहा। m है 2, g है 10। सो नॉर्मल हो गया 20 न्यूटन, ये नॉर्मल हो गया। अब दूसरा क्या है कि बॉडी will slide on the surface when F is just equal to FL। हाँ, इसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो एक्सलेट कर जाएगी वो, तो स्लाइडिंग कब स्टार्ट हो जाएगी, जब F इज इक्वल टू FL है। सब आप इसको आसानी से बताएंगे। F इज इक्वल टू FL। FL किसके इक्वल होगा, μs इंटू एन के, ये जानते हैं। μs इज 0.5, एन आपने निकाला है 20। सो किसके इक्वल हो गया, 10 न्यूटन के। सो F जो है 10 न्यूटन के इक्वल। जब बॉडी पर फोर्स 10 न्यूटन का इक्वल हो जाएगा तब बॉडी, अब अपने को तो टाइम निकालना है। सो F इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2t के। 2t लिख दिया है ना। यहीं पर भी आप लिख सकते थे। सो और 10 आ गया, जब स्लाइड करें तो 2t, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। जब टाइम 5 सेकंड हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, स्लाइड कर जाएगी। सो बॉडी विल स्लाइड ऑन द सरफेस व्हेन F इज इक्वल टू FL। थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा बट यहाँ पर स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और F की वैल्यू, FL कितना होता है, μs इंटू एन, तो मैंने अलग से निकाल लिया। आप चाहें तो यहीं 2t लिख सकते थे और t की वैल्यू सीधे 5 सेकंड आ जाती। तो जो t है वो 5 सेकंड के इक्वल आ गया। तो मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर वो बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। सेकंड, find acceleration at t is equal to 6 सेकेंड। ठीक है, t is equal to 6 पर एक्सेलरेशन निकालना है। सो एक्सेलरेशन ये f लग रहा है, f इज इक्वल टू 2t। एक्सेलरेशन तभी होगा जब स्लाइड करेगी, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक, और एक्सेलरेशन हो गया a। सो पहले काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, f की इज
म्यू के इंटू एन, ये टाइम देख लेंगे, 5 सेकंड से ज़्यादा है तो स्लाइड करेगी, पीछे कैलकुलेट कर लिया है, 0.4 इंटू 20, सो ये कितना हो गया, 8 न्यूटन का हो गया। अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। सो फोर्स कितना है, F माइनस एफ के डिवाइड बाई एम। सो F हमारे पास कितना है, 2t माइनस एफ के इज 8 डिवाइड बाई 2। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, देखिए है ना, कितना 2 से डिवाइड कर देंगे, सो t माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, t जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 ही होगा, क्योंकि 5 पर तो मोशन स्टार्ट हुआ है, उससे पहले का कोई मतलब नहीं होगा। t कितने पर पूछा है, 6 पर, तो 6 माइनस 4, एक्सेलरेशन किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। तो ऐसे बता सकते हैं, मान लो पूछता है किसी टाइम पर कितना एक्सेलरेशन होगा, सो आप सबसे पहले टाइम निकालेंगे, कितने टाइम पर आपका मोशन स्टार्ट हुआ है। सो मोशन हमारा कब स्टार्ट हुआ है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर, तो 5 सेकंड के बाद बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, 5 सेकंड के पहले बॉडी का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सो आप यदि 5 सेकंड के पहले फ्रिक्शन निकालना चाहें तो भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। थर्ड है फाइंड फ्रिक्शन, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर आपको फ्रिक्शन बताना है। सो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लेंगे। सो ये तो हम निकाल ही चुके हैं कि बॉडी का मोशन कब स्टार्ट होगा। सो t इज इक्वल टू 5 पर बॉडी का मोशन स्टार्ट हो सके, तो t इज इक्वल टू 4 पर बॉडी रेस्ट पे है, तो एट t इज इक्वल टू 4 कई तरीके सोच सकते हैं। बॉडी इज एट रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो अप्लाइड फोर्स कितना है, 2t, सो ये 2 और t की वैल्यू 4। सो जो F है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 न्यूटन के। लेकिन ये काइनेटिक नहीं है, ये स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो पहले टाइम पता कर लिया, कितने टाइम पर मोशन हो रहा है। यदि गिवन टाइम उस टाइम से ज़्यादा है तो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी, उससे कम है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, स्टैटिक लगेगा। ये बॉडी है हमारे पास, इधर की तरफ आप F इज इक्वल टू 2t फोर्स लगा रहे हैं और इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और बॉडी चल नहीं रही है, एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि चलेगी तो 5 पर, तो F और F दोनों बराबर होंगे, नेट फोर्स 0 होगा। यदि एक्सेलरेशन नहीं तो नेट फोर्स 0 होगा, तो जो फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा।